से लेकर जब हम भास के नाटकों को पढ़ते हैं, भभूति के नाटकों को पढ़ते हैं, भारतीय हरिश्चंद्र के नाटकों को पढ़ते हैं, तो उस काल से लेकर और एक काफी लंबी यात्रा जो रंगमंच ने आधुनिकता के इस दौर में तय की है, इसके वाद संवाद परिप्रेक्ष्य के बारे में हम जानेंगे। हमारे बीच विषय के विशेषज्ञ हैं, जैसा कि मैं उनका परिचय बता चुका हूँ और थोड़ा सा परिचय और दे दूँ। प्रदीप दीक्षित जी लगभग अपने जीवन के जितने भी वसंत और अभी तक रंगन किए हैं, श्री अद्भुत कला विज्ञान मंच और ऐसी संस्था जो निरंतर कार्य करती रही है और वरिष्ठ रंगकर्मी के रूप में आपने अपने जीवन के काफी साल दिए हैं। श्री अशोक आनंद जी हमारे बीच में हैं। शहर में ऐसा शायद ही कोई रंगमंच से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो जो इस नाम से परिचित ना हो। चारुचित्रा मैम हमारे बीच में है। राजेश पाल जी पुष्प, जिन्होंने सिने जगत में और रंगमंच में अपनी यात्रा को आज तक निरंतर रखा है, हमारे बीच ये उपस्थित है। मैं विषय को पर आते हुए समय की जो सीमा है उसका ध्यान रखते हुए सीधा वाद संवाद की बात करता हूँ। सर, मैं जानना चाहता हूँ सबसे पहले प्रदीप जी दीक्षित जी से कि पुराने नाटकों, जैसे मैं शास्त्रीय नाटकों की बात करूँ तो उनके साथ क्या आज के रंगमंच में और प्राचीन रंगमंच में जब हम लिखित नाटक जो शास्त्रीय नाटक होते हैं तो उसके विषय में आपको क्या परिवर्तन लगता है? आपके ज़माने में जब नाटक होते थे और आज के ज़माने के नाटकों के बीच में कोई आपको फर्क लगता है? जब हम रंगमंच और उसमें परिवर्तन की बात करते हैं, मैं सोच रहा था बैठा हुआ जब, तो ऐसा लगा कि रंगमंच तो बड़ा विशाल समुद्र है और इसमें परिवर्तन भी निश्चित रूप से, जैसे कि समुद्र मंथन के समय जितना हलचल हुई थी वैसा ही परिवर्तन बहुत कुछ हो चुका है। पुराने नाटकों को अगर अपन देखें तो एक अलग तरीके से नाटकों में एक परिवर्तन हमको देखने को मिल रहा है। पुराने नाटक थोड़ा सा शुरुआती दौर था वो, और उस दौर में नाटकों में तकनीकी का प्रयोग बड़ा कम था। जो आजकल हम तकनीकी देखने को हमें मिलती है, उस तकनीकी का प्रयोग वर्तमान में जो परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है, सबसे बड़ा परिवर्तन वही है कि तकनीकी का सहयोग लिया जाने लगा है, इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी का प्रयोग किया जाने लगा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे आधुनिक संसाधन हैं जो रंगमंच में प्रयोग किए जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा परिवर्तन है जो हमें रंगमंच में देखने को मिल रहा है। सर, मैं अशोक जी से ये जानना चाहूँगा कि आपने तो अपने जीवन में कई नाटकों में अभिनय किया है, आपने निर्देशित भी किए हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज के युवा जो जिस सोच के साथ नाटकों का मंचन कर रहे हैं, तो आपको लगता है क्या कि जैसे कालिदास के नाटक हुए, भभूति के नाटक हुए, और एक चीज़ अभी काफ़ी देखने को संस्कृत के नाटकों की जो मंचन की वो कमी हुई है, तो ऐसा क्या कारण है कि वो नाटक अब कम होते जा रहे हैं और रियलिस्टिक थिएटर की ओर हम ज़्यादा बढ़ रहे हैं? विमल जी, सबसे पहले तो हमें जानना होगा जो विषय आपका है कि बदलाव, समय समय पर बदलाव आते हैं। अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात अगर करते हैं तो संभवतः 2000 साल पहले एक रंगमंच जैसा भाव जन्म लेता है, और चूंकि ये कोई साधारण कला नहीं है, वैदिक और शास्त्रीय कला के रूप में प्रतिष्ठित है, और निश्चित रूप से जो हमारा एक अमूल्य ग्रंथ है वो है नाट्यशास्त्र। और सभी लोग उस कथा को भी जानते हैं कि किस तरह नाट्य वेद के रूप में प्रतिष्ठित हुआ ये विधा। तो इसलिए ये कोई साधारण विधा नहीं है, पहले तो इसे जानना बहुत जरूरी है। और समय समय पर इसमें परिवर्तन भी हुए। अगर आरंभ से हम अगर देखते हैं तो वो दौर जो था, वो समय कालिदास का, भास का, भभूति का, संस्कृत नाटकों का एक तंत्र था, एक पौराणिक आध्यात्मिक नाटकों का एक भाव था। आधुनिक युग की ओर बढ़ते हैं तो भारतीय हिंदू की बात अपन करते हैं कि उनके जो नाटक थे वो यथार्थवादी नाटक थे, यथार्थ से जुड़े हुए नाटक थे।
वो एक परिवर्तन आया। एक आध्यात्मिक पौराणिक नाटकों के बाद एक आधुनिक काल की बात अगर करते हैं तो वहां से शुरुआत होती है। तो वो नाटक आज भी कालजयी, अंधेर नगरी की आज भी बात करते हैं, दुर्दशा की आज भी हम बात करते हैं, है ना? तो ये नाटक जो है, ये परिवर्तन का दौर तो जो शाश्वत है, प्रकृति का नियम है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो वो चीजें सैचुरेट हो जाएंगी, रुक जाएंगी, थम जाएंगी। और क्योंकि नाटक को हम हमेशा मान के चलते हैं कि प्रयोग के तौर पर रहते हैं। कभी भी नाटक की प्रस्तुति, आज आपने जो प्रस्तुति की है, आज से अगर दूसरे दिन भी अगर आप शो करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन आता है। तो एक प्रयोग के तौर पर ही कहा जाता है। हम लोग तो नहीं कहते, लेकिन मराठी में हमेशा नाटक की प्रस्तुति नहीं कहा जाती, नाटक का प्रयोग कहा जाता है, क्योंकि हर क्षण उसके अंदर परिवर्तन होते हैं। वो भारतेंदु के दौर के बाद फिर जयशंकर प्रसाद की एक स्थिति बनी, वो भी कथाओं को लेकर था वो नाटक, वो भी एक बहुत ही स्वर्णिम काल था। फिर जो बाद में जो नुकसान हुआ है, वो जो बाधावाद का दौर चला है, वो पारसी थिएटर के साथ चला। जो यथार्थवादी नाटक थे, क्योंकि उसमें लोगों की जो दृष्टिगोचर भाव था, उसमें थोड़ा परिवर्तन आया। पहले जो नाटकों का एक भाव था, उसके पीछे बुनियादी बात ये थी, क्योंकि ये उपदेश वाहक विधा है, महज मनोरंजन के लिए नहीं है। स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि जो जब इसकी कल्पना की गई, ब्रह्मा ने जब इसका पंचवेद के रूप में इसकी जो सृष्टि हुई और बहुत ही सहज रूप से भरत मुनि ने इसको 37 अध्यायों में समेटा, तो उसके पीछे भाव सिर्फ मनोरंजन का नहीं था, क्योंकि ये उपदेश वाहक है, जो सामाजिक और जो कुरीतियां हैं, जो भाव है, ईर्ष्या के भाव हैं, जो हमारे मन में मोह जागृत होता है, उस सब से, और निश्चित ही ये भाव भी कहते हैं हम साकलाया विमुक्ति, यानी मन के तमाम सारे दुर्भाव को दूर करने वाली सशक्त कला प्रकार है, पहले से जानना जरूरी है। और उसके बाद वो जो दौर चला पारसी थिएटर का, उन्होंने उसको सिर्फ मनोरंजन तक सीमित कर दिया, और उसमें जो एक्सरसाइज हुआ करती थी रसिकों की, दर्शकों की, उसी भी समाप्त कर दिया। क्योंकि जब नाटक होते थे, नाटक में जब हम मंचन करते हैं तो हमारे शब्दों के जरिए वो चीज होती है कि हम अनुभव कर रहे हैं कि यहाँ बहुत बारिश जैसा मौसम हो गया है, यहाँ में ठंड लग रही है, तमाम सारी चीजें। तो उसमें जो इंटेलिजेंट ऑडियंस हुआ करती थी, जिसे कहते हैं कि एलीट का ये का पार्ट है, तो उन्होंने सहज कर दिया। अब आपके दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं है। पारसी थिएटर के अंदर बारिश भी हो जाया करती थी, और जो भी इफेक्ट्स देने थे वो सारे के सारे, यानी बाजारवाद का दौर चला, लोगों ने उसको भी पसंद किया। लेकिन मूल रूप से जो नाटक का जो भाव था, जो एक उसका शास्त्रीय दृष्टिकोण था, वो लगभग समाप्त होता चला गया। उसके बाद फिर आया फिल्मों का दौर। तो फिल्में उससे भी ज्यादा एडवांस निकली। जो पारसी थिएटर जो काम करते थे, उससे ज्यादा उन्होंने तो कहा कि आपको तो सब रेडी रेगुलर की तरह सब कुछ दिखाई रहे हैं, आप तो सोचो भी नहीं, सिर्फ देखो। तो फिल्में, तो पारसी थिएटर धीरे धीरे कम होता चला। फिर ये दौर जो है, जो परिवर्तन की बात आप बता रहे हैं, लगातार ये शाश्वत चला आ रहा है। आधुनिक नाटकों की बात करते हैं तो फिर वो अगर देखा जाए तो 50, 60 का 70 का दशक, वो दौर जो था, वो वास्तव में जब लोग उकता भी गए फिल्मों से, अब उन्हें कुछ ऐसा क्लियर चाहिए था कि जो उनका पथ प्रशस्त कर सके, प्रदर्शक के रूप में हो। तो फिर वो नाटक के दौर फिर से चले। तो अगर उस समय की जो बात आपने प्रदीप जी से कहा था कि वो नाटक उस समय कैसे हुआ करते थे, तो वो नाटक उस समय नाटक करने वाले भी अपने आप में समर्पित होते थे, और नाटक सिर्फ मनोरंजन के लिए, क्योंकि ये अक्सर बात कही जाती है कि हम परिवर्तन करने के लिए हम संकल्पित हैं। नाटक एरा गैरा नहीं कर सकता, हमने सच को जाना है, उस सच को हम दूसरों को जन्माने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए एक संकल्प अस्वाभाविक रूप से स्वाभाविक रूप से बन ही जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से बन ही जाता है। नाटक करने वाले कोई साधारण आदमी नहीं हुआ करते, ऐसा मेरा मानना है। तो वो जो दौर चला कि उसमें फिर रिवॉल्विंग थिएटर आया, उसमें इफेक्ट्स देना भी शुरू कर दिए, वो तमाम सारी चीजें, वो एक स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। उसमें फिर एक प्रयोगवादी नाटक भी होना शुरू हो गए, जिसे एब्सर्ड थिएटर कहते हैं। वो भी परिवर्तन है। इसको जानना इसलिए जरूरी है कि नाटक की हम सिर्फ तकनीक की बात नहीं करेंगे कि पहले नाटकों में वो तमाम सारी लाइट इफेक्ट्स उतने नहीं हुआ करते थे, सिर्फ एक फ्लड लाइट के साथ ही नाटक हो जाया करते थे, फिर उसमें बेबी लिंकी तमाम सारे पार सब आ गए। तो ये एक सतही परिवर्तन है, लेकिन मानसिक रूप से जो परिवर्तन आया है वो इस तरह का है। फिर प्रयोगवादी नाटक हुए, बड़े बड़े नाटककारों ने ऐसे अवसर नाटक किए कि जो समझ के परे हुआ करते थे। फिर हमें पूछना पड़ता था कि आप इस नाटक के जरिए क्या कहना चाहते हैं, तो फिर वो अपना इंटरप्रिटेशन उनका हुआ करता था। तो ये वो दौर भी आया। यथार्थवादी नाटकों की अगर बात करते हैं तो यथार्थवादी नाटकों का अपना अस्तित्व है ही है।
है ना, एब्सर्ड नाटक हुए, लेकिन उससे भी लोग थक गए, उसे भी देखना बंद कर दिया। अब वर्तमान में हम जो बात करते हैं यथार्थवादी नाटकों की बात, ऐसे नाटक जो हमारी जिंदगी से जुड़े हुए हो, जो हमें सिर्फ कल्पना तक नहीं ले जा सकते, वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमारी त्रसदियां हैं, जो हमारी वेदना है, उनको वो हमारे सामने रखते हैं, हमें झकझोरते हैं, हमें बताते हैं कि वास्तव में आपके जो मन की बात है वो हम इसे लाउड एक्सप्रेशन में नाटक के जरिए बताना चाहते हैं। तो फिर ये दौर भी जाए, ये दौर जो चला ये स्थायित्व लिए हो आज तक। क्योंकि ये दौर कहां से आया, ये दौर जो हमारे समर्पित रंगकर्मी थे उन्होंने जाना कि वास्तव में लोग देखना क्या चाहते हैं, लेकिन देखना सिर्फ उनके चाहने की बात पर नहीं है। क्योंकि एक बहुत ही बेईमान बात चलती है, जैसे फिल्म वाले अक्सर कहा करते हैं कि हम तो वही करते हैं जो लोग देखना चाहते हैं। वास्तव में ये नहीं है। अगर हम नाटक करने वाले हैं तो हमें इसकी बात का ख्याल रखना होगा कि इनके लिए क्या जरूरी है, इनकी सेहत के लिए, इनकी मानसिकता के लिए या इनके व्यक्तित्व निर्माण के लिए क्या जरूरी है, उसका फैसला हम करें। हम बताएंगे कि तुम्हारे लिए किस तरह का मनोरंजन जरूरी है। तो ये इस तरह के कमिटेड लोग भी बने, रंगमंच में इस तरह के लोग भी आए। तो वो जो कुल मिलाकर ये परिवर्तन का दौर चलता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी नाटक नहीं होगा। नाटक का भी बीच में एक काल ऐसा आया कि नाटक में एक आकर्षण, एक ग्लैमर भी पैदा हुआ कि नाटक के जरिए हम रोटी कमा सकते हैं, नाटक के जरिए हम बीच का एक फिल्मों में जाना मुश्किल है, तो एक दौर चला धारावाहिक, सीरियल का दौर चला, उसमें भी कितने सारे लोग हमारे नाटक के अंदर जुड़े। नाटक के पीछे साथ में कोई संकल्प नहीं था उनका, लेकिन उनको ये मालूम था कि इसके जरिए हम कहीं ना कहीं अपना एक माध्यम तैयार कर सकते हैं और उस तरह का आनंद भी ले सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। वो दौर भी चला, लेकिन वो कहां से आया, सारा का सारा नाटक से ही आया। क्योंकि नाटक यानी रंगमंच एक ऐसा कला प्रकार है कि जो वास्तव में हमें उन स्थितियों से कहीं ना कहीं सरोकार कराता है। जो पात्र हम करते हैं मंच पर, अगर ईमानदार रंगकर्मी है, नाटक के प्रति उसका संकल्प है, तो जो पात्र उसको दिया गया है तो उसके पीछे लगातार उसका अन्वेषण चलता रहता है कि इसकी प्रवृत्ति क्या होगी। इस तरह के व्यक्तित्व हम देख तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारी कल्पना में अगर ऐसा आ जाए तो हमें किस तरह का होगा। जैसे कई बार ऐसा होता है कि मेरे जीवन में कुछ ऐसे पात्र मैंने करने का अवसर मुझे मिला कि जो मेरे जीवन में कहीं थे ही नहीं। घरौदा में अगर एक नाटक का एक रोल था कि जिसके पास जद्दोजहद के अलावा कुछ नहीं था, खाने के लिए पैसे उतने नहीं थे, लेकिन घर की चाह थी और वो किसी तरह वो घर बनाना चाहता था, तो उसके लिए क्या करना होता है, शादी तभी होगी जब प्रेमिका कहती है कि जब हमारा घर होगा। घर नहीं तो शादी नहीं, लेकिन उसके लिए पैसा जुटाना पड़ता है, उसके लिए फाके काटने। तो उस वक्त जब मैं वो पात्र को जीता था तो झुर्रियां सी आ जाती थी कि हमने तो कभी भूख का एहसास भी नहीं किया, क्योंकि जिस परिवार से मैं आया हूँ वहां कभी अभाव का जीवन मैंने देखा भी नहीं। लेकिन हाँ, उस समय एक बुनियादी जो बात थी कि कल्पना शक्ति थी कि अगर ऐसा तो कभी आ जाता है हमारे साथ तो हमारी मनस्थिति क्या होगी, तो वो सोचने का मौका मिला। हम कभी डॉक्टर या साइंटिस्ट नहीं थे, वो भी बनने का मौका मिला। कभी हम क्रांतिकारी नहीं थे, वो पात्र भी हमने किया। एक ऐसा पात्र जो इंद्रजीत का था कि जो मेरी जिंदगी 14 साल की उम्र थी मेरी और मैंने 40 साल का पात्र किया, कि जो व्यवस्था को नकारता है, वो जीने का भी मौका मिला। तो नाटक अगर ईमानदारी आपके अंदर है तो आपकी जिंदगी में बहुत सारे रंग और आपकी कल्पना शक्ति प्रबल है तो बहुत सारी चीजें सहज जाती हैं। बुनियादी तौर पर 3 चीजों को हम समेटते हैं नाटक के अंदर। पहला ऑब्जर्वेशन, कि जो चीजें हमारे देखने में आ जाती हैं, अगर कोई पात्र ऐसा मिलता है तो उसे हम कर लेते हैं। उसके बाद जो चीजें हमारे देखने में नहीं आ रही तो उसको हम कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन की बात जिसे कहते हैं। उसके बाद आखिर में एक्सप्रेशन की बात आती है, अभिव्यक्ति किस तरह करते हैं। तो इन तीनों चीजों में अगर ईमानदारी रहेगी तो आपकी प्रस्तुति सशक्त होगी। ये समझाने वाले अब फिर आध्यात्म की बताओ किस थी, तो ऐसे रंगकर्मी भी आए कि जिन्होंने आने वाली पीढ़ी को समझाया। क्योंकि मुझे सौभाग्य मिला प्रभात दा के साथ काम करने का। लिटिल बैलेट की जो बहुत बड़ी हस्ती थी, मेरे ख्याल से सैंडर साहब बैठे हुए जानते होंगे और कुछ लोग और भी हैं उस उम्र के जो जानते होंगे। एलपीटी जो ग्वालियर में थी, जो आजकल ऐसा हो रहा है। तो वो नाटक किस तरह कलाकार के या अभिनेता के अंदर से नाटक कैसे निकाला जा सकता है। वो छोटी छोटी घटनाएं सुनाया करते थे, वो प्रोवोक किया करते थे, तो स्वतः अभिनय क्या जीवंत हो जाया करता था। तो ये सारी चीजें हैं। तो अभी हमें चिंता इस बात की करनी है कि जो बदलाव आया है वो सकारात्मक आया है या वो हमें कहीं ना कहीं गर्क में लेकर आया।
तो हमें तकनीकी बात को छोड़कर हमें बात करनी होगी कि किस तरह हमारा मानस बने, नाटक की या अभिनेता की पहली तैयारी क्या होना चाहिए, क्या वो उस पात्र के साथ अपने आप को जोड़कर उस मनस्थिति में पहुंच पाने का प्रयास कर रहा है, तभी उसकी प्रस्तुति सशक्त हो पाएगी। अब वर्तमान में जो आपने कहा कि वो नाटक के दौर या जो परिवर्तन की बात करते हैं, क्योंकि ये बुनियादी बात करना इसलिए लाजमी थी कि जब तक हम उसके आधारों की बात नहीं करेंगे तो शायद ये तो हम कर ही लेते हैं कि साहब पहले इस तरह की स्थितियां नहीं थी, आज वो स्थितियां हैं। तो आज तकनीकी तौर पर रंगमंच में बहुत सारे बदलाव आए हैं, बदलाव हर लेयर से आए हैं, चाहे वो सीनिक डिजाइन की बात हो, दृश्यगंध की बात हो, उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी हम पहले इस्तेमाल नहीं करते थे, सांकेतिक का अभिनय हमारा रहता था, आज हम वो सारी की सारी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। और सीनिक डिजाइन इस तरह का नहीं होता था, साउंड सिस्टम इस तरह का नहीं हुआ करता। आज आप देखिएगा कि ये इस तरह के फ्लैप माइक लग जाते हैं, डबल माइक लग जाते हैं, साथ में फ्लोर माइक लग जाते हैं। नहीं तो पहले अगर आपने देखा होगा लटकते रहते थे, अगर कहीं गलती से अगर आप उसके नीचे आ गए तो ऐसा लगता था कि एक सीधी से चोटी आपके ऊपर से निकल रही है। जब फोटो सामने अखबार में देखते थे तो अरे ये क्या, तो मैंने कहा वो तमाम सारी चीजों में परिवर्तन आया। तो तकनीकी तौर पर हम काफी समृद्ध हुए हैं। और इसके अलावा वो एक जो भ्रम की दुनिया थी कि नाटक के जरिए सीरियल में जाना, नाटक के जरिए फिल्मों में जाना, वो आज भी है, लेकिन आज अगर वहां पे जाता है तो तैयारी के साथ जाता है। आज वो नाटक करने की कोशिश करता है। परिवर्तन देखिए कितना आया। पहले राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एक था, अब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयों की जो शाखाएं हैं पूरे प्रांत में है, हर प्रांत के अंदर एक एक इस तरह का है। और अब चिंता हमारे को दूसरी करनी होगी कि नाटक सिर्फ ग्रांट के आधार पर, अनुदान के आधार पर चल रहा है, या वास्तव में चूंकि वो दौर ये सैगर साहब ने हम सब लोगों ने देखा हुआ है कि हम लोग आपसी चंदा इकट्ठा करके नाटक करते थे कि नाटक में बुनियादी खर्चा कितना आएगा, 10,000 रुपए, 10 पात्र हैं, हम लोग आपस में पैसा इकट्ठा कर दिया करते थे। टिकट उस समय कितना, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए। आज भी नाटक का टिकट 50 रुपए का भी हम रखते हैं तो लोग दाएं बाएं देखते हैं, झांकते हैं कि यार टिकट खरीदना पड़ेगा नाटक का। लेकिन फिर भी बदलाव आया है, लोगों ने टिकट खरीदने की भी तमीज सीखी है। आज अनुदान की बात करते हैं, अनुदान बहुत मिल रहा है, लेकिन क्या अनुदान मिलना बंद हो जाएगा, नाटक रुक जाएगा क्या? नहीं रुकेगा नाटक। जो आज भी नाटक के प्रति उनका जो भाव है वो शाश्वत है। ये कला प्रकार सुप्त अवस्था में हो सकता है, लेकिन ये शाश्वत कला प्रकार है, जीवंत कला प्रकार है, ये समाप्त तो कभी हो ही नहीं सकता। परिवर्तन आएंगे, परिवर्तनों को हमें स्वीकारना पड़ेगा, लेकिन वही बात कि मैंने सच जाना है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लोगों तक उस सच को पहुंचाऊं। लेकिन पहुंचाऊंगा तभी जब मैं उस सच के साथ इत्तेफाक रखूंगा, मैं उसको कहीं ना कहीं अपने अंदर स्वीकारूंगा, तभी मैं उसको सामने कह सकता हूं। तो उसके अलावा परिवर्तन आए हैं। बहुत बड़ा साधुवाद, मैं कल भी नाटक देख रहा था, ऑडियंस बनी है, ईमानदार निर्देशक है, ईमानदार संस्था